Hello students, I am नदीम खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी कहानी है क्लास 12th के एक चैप्टर है और जिसका टाइटल है द टाइगर किंग, और जिसे लिखा है कल्कि नाम के एक तमिल राइटर ने, और जो कि बहुत ही फेमस है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इनका पूरा नाम राधा स्वामी कृष्णा स्वामी है और इनका जन्म चेन्नई में हुआ था और इनको कल्कि के नाम से जाना जाता है, पेन नेम के रूप में, यानी एक राइटर के रूप में। जैसे तो एक तमिल राइटर हैं और पोइट क्रिटिक हैं। उसके अलावा इन्होंने 120 शॉर्ट स्टोरी, 10 नॉवल्स, 5 नॉवल्स वगैरह लिखे हैं और इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता है। हमारी जो आज की जो कहानी है उसका टाइटल है द टाइगर किंग, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है और सारी की सारी कहानी इसी के आसपास घूमती है। और कैसे ये टाइगर किंग, एक छोटा बच्चा जो है बड़ा होकर टाइगर किंग बना, और टाइगर किंग बनने के बाद उसके साथ उसका जो अंत होता है वो किस तरीके से होता है, ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है। ये एक ट्रेजेडी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और इसके बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो शायद हो सकता है आप जिन चीज़ों को थोड़ा सा पचा ना पाएँ, लेकिन चूँकि ये एक काल्पनिक कहानी है इसीलिए आई होप आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से डील करेंगे और इस स्टोरी को या इस कहानी को पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू कर। द टाइगर किंग की कहानी एक पृथ्वीवंतपुरम नाम के एक राज्य से शुरू होती है, जो कि राज्य के राजा थे। उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि श्रीमंत, जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याग्र समहरी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRCK, ये सभी उनके दूसरे नाम थे। और अलग अलग ये सारे ही उन्हें नामों की पदवी मिली हुई थी, लेकिन उनको शॉर्ट में द टाइगर किंग के नाम से ही कहा जाना जाता। उनके पिता उस राज्य के एक तरीके से संरक्षक थे और जब ये राजा पैदा हुए थे और ये जब 10 दिन के समय काफ़ी सारे ज्योतिषी और जो भी मुख्य ज्योतिषी थे राज्य के, उन्होंने इस द टाइगर किंग के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इसे मरना पड़ेगा। जब उसने ये बात बताई, उसके अलावा उन्होंने कुछ और भी शब्द कहे। उन्होंने ये बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, विजेताओं का विजेता, वीरों का वीर बनेगा। लेकिन उसके बाद वो थोड़े रुक गए। जब रुक गए तो उनसे कहा गया कि आप आगे भी बताइए कुछ और। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी कुछ है जो इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। लेकिन जब ज्योतिषियों पर थोड़ा सा जोर दबाव डाला जाता है तो वो कहते हैं ऐसे समय में पैदा हुआ है कि इसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। तो जब उन्होंने ये सब बातें कही तो वो बच्चा जो वहीं लेटा हुआ था 10 दिन का था मात्र, और जिलानी जंग बहादुर के नाम से उस समय उसे जाना जाता था। उसने उनमें जो मुख्य ज्योतिषी से उससे सवाल किया। उस बच्चे ने कहा कि ओ बुद्धिमान ज्योतिषी, जब उसने ऐसी बात कही तो सारे के सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे यानी भविष्यवक्ता थे वो सारे हैरान रह गए और उन्होंने हैरानी के साथ उस बच्चे को देखा। और जब उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे ने जवाब में दिया कि हैरान मत होइए, ये मैं ही बोल रहा हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो उनमें जो मुख्य ज्योतिषी था, उन व्यक्तियों में और ज्योतिषियों में जो मुख्य ज्योतिषी था, उसने अपना चश्मा उतारा और हैरानी से उस बच्चे को देखा। और उस बच्चे ने जवाब में कहा कि हैरान ना होइए, हम सबको एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। आप मेरे बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी मृत्यु जो होगी वो किस तरीके से होगी। जब उसने ये बात कही तो ज्योतिषी जो था, मुख्य ज्योतिषी, उसने अपनी उंगली को नाक पर रखा और उसके बाद उस 10 दिन के बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि ये 10 दिन का बच्चा मुझे इस तरह के सवाल कर रहा है कि ये काफ़ी हैरानी की बात है। जब उसने ऐसी बात कही तो मुख्य ज्योतिषी ने फिर उंगली नाक पर से हटाई और उस बच्चे की तरफ देखा।
उस राजकुमार की तरफ देखा। राजकुमार जो कि बैल के मुहूर्त में पैदा हुआ था, बैल जिसको हम बुल भी कहते हैं और राशि के हिसाब से वृषण भी कहते हैं, वृषभ हिंदी 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 अगर हम पंचांग के हिसाब से वृषभ राशि होती है, तो उसके हिसाब से बताया कि उस राशि में अगर वो पैदा होता है कोई बच्चा, बैल और बाघ एक दूसरे शत्रु हैं, इसीलिए इस बच्चे की मृत्यु बाघ से ही आएगी। जब उसने ऐसा सब बताया तो उस बच्चे ने बाघ का शब्द जैसे ही सुना तो वो डरा नहीं, बल्कि उसने कहा कि सब सावधान हो जाओ बाघ तुम। तब उसने ऐसी बात कही। इसके बाद सभी लोग वहाँ, सभी जितने भी ज्योतिषी वगैरह वहाँ होते आए हुए, वो सब चले जाते हैं और धीरे धीरे सब ये बातें जो हैं वो धीमिल होती चली जाती हैं, क्योंकि वो बच्चा भी जो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब बच्चा शिशु से युवराज हो चुका था और वो भी और बच्चों की तरह ही जो है सारी एक्टिविटी करता था। उसके पिता उसे अंग्रेज़ों की तरह रखना चाहते थे, इसीलिए उसे अंग्रेज़ी गाय का दूध पिलाया, अंग्रेज़ी दाई द्वारा उसका पालन पोषण किया गया और अंग्रेज़ी व्यक्ति द्वारा ही उसे पढ़ाया गया। और यहाँ तक कि वो बच्चा फिल्में भी अंग्रेज़ी ही देखता था। और जब तक कि वह 20 वर्ष की आयु का नहीं हो गया, तो वह राज्य जो अब तक उसके संरक्षकों के अधीन था, अब वो राज्य उसके हाथों में आ गया था, यानी अब वह राजा बन गया था उस इलाके का। लोग अभी भी उसके बारे में तरह तरह की चर्चा करते थे, क्योंकि जो बात ज्योतिषी ने बहुत पहले कही थी। और धीरे धीरे ये बात महाराज के कानों में भी पहुंच गई। प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य वन थे, उनमें बाघ राज्य कर, उनमें बाघ मानना था कि आप आत्मरक्षा के लिए गाय भी मार सकते हैं। तो यहाँ तो बाघों को मारने की बात है, इसलिए महाराज उन बाघों का शिकार करने के लिए निकल पड़े। जब महाराज ने पहला बाघ मारा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया और उसे मरा हुआ पशु यानी बाघ दिखाया। जब उन्होंने बाघ को दिखाया तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होता कि आप अगर ऐसे ही 99 और मार देते। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उस ज्योतिषी से कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। कि महाराज आपको उस बदले जवाब में उस ज्योतिषी ने कहा, महाराज आपको खतरा पहले बाघ से नहीं है बल्कि 100वें बाघ से है। अभी आपको 99 बाघों से और सतर्क रहना पड़ेगा। जब उसने ऐसी बात कही तो महाराज ने कहा ठीक है, मैं 100वां बाघ भी मारा जाएगा। तो तब क्या होगा। तो जवाब में ज्योतिषी ने कहा कि मैं अपनी सारी ज्योतिष की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सबको फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा और अपनी दाढ़ी मूछ कटवा दूंगा और अपने बाल छोटे करा दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। राजा से उस ज्योतिषी ने ये सारी बातें कही। उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम के राज्य में बाघों के शिकार पर राजा ने प्रतिबंध लगवा दिया और यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर पत्थर भी फेंकेगा उन बाघों पर तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे आदेश जारी कर दिए गए और महाराज ने प्रतिज्ञा की कि वह 100 बाघ मारने के बाद ही दूसरे कामों की ओर ध्यान देगा। शुरू में लगा कि राजा अपनी इस इच्छा को जल्दी ही पूरा कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे राजा के लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं नज़र होती हुई आई। एक बार एक अंग्रेज अफसर वहाँ उस राज्य में आया और वो शिकार करने का बहुत शौकीन था और वो चाहता था भी कि वो उससे भी ज़्यादा शौक उसे इस बात का था कि वह मरे हुए बाघ के साथ फ़ोटो खिंचवाने चाहता था। तो वह वहाँ आकर शिकार करना चाहता था बाघ का, लेकिन राजा ने इसका आदेश नहीं दिया और मना कर दिया। तो राजा ने उनसे कहा कि मैं आपके लिए दूसरे जानवरों का इंतज़ाम कर सकता हूँ, जैसे कि सूअर, चूहे या मच्छर का शिकार, लेकिन आप बाघ का शिकार नहीं करेंगे। अंग्रेज अधिकारी ने अपने सेक्रेटरी के माध्यम के द्वारा राजा के पास एक मैसेज भेजा कि आपको बाघ मारने की ज़रूरत नहीं है, बाघ तो महाराज ही मार सकते हैं। और लेकिन हमारे जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं उन्हें सिर्फ उस बाघ के लाश पर बंदूक रखकर हाथ में फ़ोटो खिंचवाना है। जब ये बात हुई तो राजा इस पर भी सहमत नहीं हुआ
और वो सोचने लगा कि अगर मैंने उन्हें जरा भी थोड़ा सा भी अवसर दिया तो वो इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, इसलिए राजा बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ा। इसके बाद महाराज और दीवान दोनों के आपस में चर्चा होने लगी और कलकत्ता के एक प्रसिद्ध अंग्रेज जौहरी कंपनी को तुरंत तार भेजा गया और उनसे कहा गया कि बहुत अलग अलग डिजाइनों की हीरों की बहुमूल्य अंगूठियों के नमूने तुरंत भेजो। लगभग 50 अंगूठियाँ आईं और उन 50 अंगूठियों को उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास भेजा गया। राजा और मंत्रियों को उम्मीद थी कि अंग्रेज अधिकारी की पत्नी एक दो अंगूठी चुनकर वापस लौटा देगी शेष को, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने सारी अंगूठियां रख लीं और बदले में धन्यवाद भेजा उन उपहारों के लिए। 2 दिन में अंग्रेज जौहरियों का 3 लाख रुपए का बिल आ गया। महाराज खुश थे क्योंकि उनको 3 लाख की हानि तो हुई थी, लेकिन अपना राज्य बचाने में वे कामयाब हो गए थे। महाराज ने बाघ का शिकार करना जारी रखा उन्होंने और 70 बाघ मार दिए और धीरे धीरे इस क्रम को जारी रखना चाहा, लेकिन अब उनके राज्य में बाघों की संख्या लगातार कम हो गई थी, इसीलिए अब बाघ उन्हें नज़र नहीं आते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाघों ने अपने मन के अंदर निश्चय कर लिया हो कि अब हमें राजा के सामने जाना ही नहीं है, या हमें अगर मरना है तो हम किसी दूसरे राज्य में जाकर अंग्रेजों के हाथों मरना चाहेंगे। इस कहानी को पढ़ते समय एक बात तो हमें ज़रूर पता लगती है कि ऐसा लगता है कि जैसे उस समय भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का शासन रहा होगा हमारे राज्य में, जिस तरह कहानी के अंदर दिखाया गया है। ये कितनी काल्पनिक और कितनी सच्ची है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसे एक ऐसे काल्पनिक लेके चला गया है, कल्पना के रूप में मानकर इस कहानी को गढ़ा गया है। तो इसके समय को कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय से जोड़कर उन्हें साथ साथ दोनों चीज़ों को एक साथ या दोनों शासनों को एक साथ लेकर चला गया है इस कहानी के अंदर। आगे महाराज ने दीवान को बुलाया और उससे कहा कि मुझे अभी 30 चीते और मारने हैं, और अपनी बंदूक लहराते हुए उसने कहा कि महाराज मैं चीता नहीं हूँ। दीवान ने ये बात कही तो दीवान ने जब ये बात की तो महाराज ने उनसे कहा कि मुझे ही पता है आप चीते नहीं हो और ना ही आप बंदूक हो, इसलिए ना तो मैं आपका शिकार करूंगा, ना ही आप बंदूक है जो आपसे शिकार करूंगा, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूं। तो राजा ने जब ये बात की तो दीवान और हकलाने लगा, महाराज मेरी 2 पहले से ही पत्नियां हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, या मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मतलब महाराज ने कहा बेवकूफ़ी की तरह बात ही मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मैं एक चीता चाहता हूँ और इसीलिए मुझे शादी करनी है। तो एक्चुअली में राजा सीधे सीधे बात नहीं कह पा रहे थे, राजा ने बात को थोड़ा घुमा फिरा कर कहा था। महाराजा या राजा ये कहना चाहते थे कि मैं शादी करना चाहता हूँ और ऐसे राज्य में शादी करना चाहता हूँ, या ऐसे इलाके में शादी करना चाहता हूँ, ऐसे इलाके की लड़की से कि जिस इलाके में बहुत सारे बाघ हों, ताकि मेरे लिए शिकार की आसानी हो। जब उन्होंने ये बात को इस तरीके से प्रेजेंट किया दीवान के सामने, तो दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया और उसने एक राज्य में जिसमें बाघों की बहुत ज़्यादा संख्या थी, तुरंत महाराज को सूचित किया कि एक लड़की उन्होंने महाराज के लिए एक उचित लड़की खोज ली है। तो शादी हो जाने के बाद जब भी महाराज जंग बहादुर अपने ससुराल जाते थे तो वे 5-6 बाघ मार लेते थे, और इस तरीके से धीरे धीरे करके बाघों की संख्या महाराज के स्वागत कक्ष की दीवारों पर 99 हो गई थी। अब महाराज की इस समय पराकाष्ठा जो थी वो चरम पर थी, क्योंकि अब उनकी गिनती 100 होने वाली थी, 99 हो चुके थे और उन्हें 100वें बाघ की तलाश थी। लेकिन अपने ससुर के राज्य में भी लगभग सारे ही बाघों को वो शिकार कर चुके थे और उन्हें अब एक बाघ वो नज़र नहीं आ रहा था। वो लगातार शिकार पर शिकार करने के लिए जाते थे, लेकिन उन्हें बाघ नज़र नहीं आता था, और इस तरीके से उनकी अंतिम बाघ को मारने की जो इच्छा जो थी इस समय पूरी तरीके से प्रबल हो चुकी थी। महाराज सौम्य बाघ को लेकर वैसे भी इसलिए सतर्क थे क्योंकि ज्योतिषी ने कहा था कि सौम्य बाघ से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि बाघ जो होता है वो एक हिंसक पशु है और उससे बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि जीवित बाघ को ढूंढने की अपेक्षा बाघ का दूध प्राप्त करना अधिक आसान था इस समय राजा के लिए। जब दीवान ने राजा से इसके लिए थोड़ी विनती की तो राजा ने उससे कहा कि आप एक काम करिए, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। उस सौम्य बाघ का शिकार करने के चक्कर में अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। दीवान वहाँ से सीधा घर गया। उसको यकीन हो गया था कि वह बाघ जल्दी ही नहीं मिला तो इसके जो परिणाम है वो काफ़ी विनाशकारी होंगे। इसीलिए उसने मद्रास की जनता पार्क से एक बाघ को मंगाया और उसे अपने घर में लाकर छिपा दिया। रात को जब नगर के सभी लोग सो रहे थे तो दीवान और उसकी पत्नी ने उस बाघ को कार के पीछे की सीट पर ढकेल कर किसी तरह उस कार में चढ़ाया और उसके बाद दीवान उस कार को चलाकर स्वयं जंगल में ले गए और उस जंगल में ले गए जहां महाराजा शिकार किया करते थे। जब जंगल में भी पहुंचे तो बाघ ने भी कार से उतरने से मना कर दिया। जैसे तैसे उसे उस कार से घसीटकर नीचे उतारा गया। उतरने के बाद अगले ही दिन सुबह को वह बूढ़ा बाघ घूमता हुआ महाराज के सामने आ गया और ऐसे शांत खड़ा था जैसे वो कह रहा हो महाराज से, महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। राजा ने जैसे ही उस बाघ को देखा, राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा ने उस पर तुरंत अपनी बंदूक से गोली चला दी और वो बाघ तुरंत वहीं पर ढेर हो गया। उसके ढेर होते ही राजा वहाँ से खुशी खुशी कार में बैठकर चला गया। जब महाराज वहाँ से चले गए तो शिकारी बाघ को ध्यान से देखने लगे। जब उन्होंने ध्यान से बाघ को देखा, पता चला कि गोली बाघ को लगी नहीं है बल्कि उसके पास से होती हुई निकल गई है। लेकिन वो शिकारी सोचने लगे कि अब इसका क्या करें। उनमें से एक शिकारी ने कहा कि हमें इसे मार देना चाहिए। अगर राजा को पता लग गया कि सौम्या बाघ बच गया है तो हम सबकी जान या हम सबकी नौकरी जा सकती है। इसलिए उनमें से एक शिकारी ने उसे 1 फुट की दूरी से बांधकर उस पर गोली चला दी और उस बाघ को मार डाला। और राजा के आदेश के अनुसार बाघ को नगर में से जुलूस निकाला गया और उसको फिर दफना दिया गया और उसकी जगह पर एक मकबरा बना दिया गया। कुछ दिन पश्चात महाराज के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। महाराज अभी तक अपना पूरा ध्यान सिर्फ बाघ के शिकार पर ही लगाए हुए थे और अब उनके पास युवराज के लिए कोई समय नहीं था अब तक। लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान बच्चे की तरफ लगाया और उसे जन्मदिन पर कोई विशेष तोहफा देना चाहते थे। उन्होंने प्रतिबंधपुरम की दुकानों पर जाकर जगह जगह चीज़ों को देखा, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त वस्तु नज़र नहीं आई जिसे वे अपने पुत्र को जन्मदिन के तोहफे के रूप में दे सके। अंत में वो एक खिलौने की दुकान में पहुंचते हैं और वहां पर एक लकड़ी का बना हुआ बाघ देखते हैं और उन्होंने निश्चय कर लिया कि यही उपहार सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब राजा उस दुकानदार के पास पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं कि इसका दाम क्या है। लकड़ी के घोड़े का मूल्य केवल 2.25 आना था, लेकिन दुकानदार जानता था कि यदि उसने इतने कम दाम बताए तो उसे आपातकालीन नियमों के तहत दंड दिया जाएगा। इसलिए वह बोला, महाराज यह बहुत ही दुर्लभ कारीगरी का नमूना है, 300 रुपये का सस्ता सौदा है। बहुत अच्छा। उन्होंने ऐसा कहा तो युवराज के लिए उस दुकानदार से उसे तोहफे के रूप में ले गए। उस दिन बाप और बेटा उस छोटे से बाघ से खेलने लगे और वह लकड़ी का बाघ जो था वो किसी अनाड़ी बढ़ई मिस्त्री के द्वारा बनाया गया था। उसकी सतह ऊपर की खुरदरी थी और छोटी छोटी छिपटियाँ कीलों की भांति उसके ऊपर निकली हुई थी। एक फांस खेलते समय राजा के दाहिने हाथ में लग जाती है और राजा उस फांस को अपने उल्टे हाथ से यानी बाएं हाथ से निकाल देते हैं और उसके बाद राजकुमार के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से महाराज के सीधे हाथ में संक्रमण फैलना शुरू हो जाता है। 4 दिन में वह मवाद से भरा घाव बन गया जो कि सारी बाह में फैल गया। 3 प्रसिद्ध सर्जन या डॉक्टर अर्थात डॉक्टर मद्रास से लाए गए। आपस में उन्होंने एक दूसरे से बात करने के पश्चात उन्होंने राजा का ऑपरेशन करने का निश्चय किया। ऑपरेशन हो गया। तीनों डॉक्टर या सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था थिएटर से बाहर आए और घोषणा की कि ऑपरेशन सफल रहा, महाराज का देहांत हो गया है। इस प्रकार सौम्य टाइगर ने टाइगर किंग से बदला चुका लिया था।